और जिन्हें इस बारे में तजस्सुस रहा हो वो कुर्बो जवार में किसी हंगामे के आसार न पाकर मुतमईन हो गए। गैर मुतवक्का तौर पर इस तसादुम का नतीजा मेरे हक में रहा था। मैंने तेजी से फरजंद के साथी के बारे में सोचा। वो दोनों रास अल्मेडा के खूनी कारिंदे थे। अगर दूसरे को जिंदा छोड़ दिया जाता तो होश में आने के बाद अपने आकाओं को तफसीली वाकयात से आगाह कर देता और रास अल्मेडा होशियार होकर ठिकाने भी बदल सकता था। दूसरे के मारे जाने के बाद ऐसा कोई खतरा नहीं था। 2 लाशें और लावारिस ट्रक और ट्रेलर की दरियाफ्त के बाद भी कोई शख्स ये नहीं समझ सकता था कि इन मामलात का रास अल्मेडा से ताल्लुक रहा होगा। कंटेनर की गुमशुदगी के हवाले से अगर कोई कड़ी मिल जाती तो वो दीगर बात होती और इसमें 2-3 दिन का वक्त लग सकता था। मैंने जमीन पर से बीम गन उठाई और खामोशी से दूसरे शिकार को भी मौत के घाट उतार दिया। वो दोनों मकामी थे और मैं मकामी मुजरिमों के बारे में अपने दिल में हमेशा एक नरम गोशा महसूस करता था। अपने लड़कपन और नौजवानी के तल्ख तजर्बात की बिना पर मैं जानता था कि हमारे मुआशरे की अंदुनाक नाहमवारियां और तबकाती जुल्म भी बथेरे शरीफ नफ्स और नरम खून नौजवानों को जबरदस्ती जराइम की अंधी दलदलों में धकेल देती हैं। लेकिन इन दोनों के मामले में बात सिर्फ इतनी नहीं थी। वो दोनों मुजरिम ही नहीं बल्कि गैर मुल्की दुश्मनों और साजिशियों के अंधे हमदर्दाना वफादार थे। जुर्म गुनाह के रास्ते पर चलकर अपनी रोजी कमाते हुए उन्होंने ये तमीज भी खो दी थी कि जुर्म और गद्दारी में क्या फर्क होता है। ट्रक, ट्रेलर और कंटेनर के खून ख्वार मुहाफिज अजल की आगोश में जा सोए थे। मैंने बाहर निकलकर अच्छी तरह हर चीज के नंबर और निशानात देखे। मेरा इरादा था कि मैं कंटेनर के गैर मुकफ्फिल दरवाजे खोलकर अंदर भी एक निगाह डाल लूं, लेकिन वो कतरे वक्त तलब मामला था। जो कुछ हासिल हो चुका था मैंने उसी पर इक्तिफा करने का फैसला किया और फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उसे आहिस्तगी से ट्रक के मुहे बम्पर से अलग कर लिया। मैं हैजान और सनसनी के आलम में इस बंद रास्ते पर पहुंचा था, लेकिन वहां से लौटते हुए मैं खुद को अंदर से बहुत आसूदा और मुतमईन महसूस कर रहा था। चौराहे पर पहुंचकर मैंने किसी इरादे के बगैर गाड़ी साहिल के मुतवाजी उस सड़क पर डाल दी जो अमारात के दरमियान वाक़ थी। मुख्तलिफ कंपनियों के प्लाटों पर मैंने कंटेनरों को जमाने का मुख्तलिफ तरीका देखा। बेशतर प्लाटों पर जमीनी रकबा मिलाने के लिए सारे कंटेनर इस तरह एक दूसरे से मिलाकर रखे गए थे कि इनके दरमियान सिर्फ हशरातुल अर्ज ही रेंग सकते थे। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे एक ऐसा वसी कंटेनर यार्ड मिल गया था जहां आईनी गलियारों की भूल भलियां बनी हुई थी। इसी वक्त मुझे एक लर्जा खेज ख्याल आया। एक दूसरे पर लदे हुए कंटेनरों की कोई भी टुकड़ी अगर किसी फनी खराबी की वजह से गिर पड़ती तो कुर्बोजवार के हर अंबार का तवाजुन दरहम बरहम कर देती। ऐसी सूरत में आईनी गलियों में फंसे हुए अफराद का जो हशर हो सकता था, इसके तसव्वुर के लिए किसी गैर मामूली सलाहियत की जरूरत नहीं थी। एक तवील चक्कर काटकर मैंने गाड़ी वेरान साहिल की तरफ उतार दी। गाड़ी का इंजन बंद करके मैं किसी बेफिक्रे की तरह पानी के किनारे जा बैठा और इस ऑपरेटर्स पर अव्वल खान से बात करने की कोशिश करने लगा जो अव्वल खान ने दिया था। अव्वल खान ने फौरन ही मेरी कॉल का जवाब दे दिया। कहो क्या खबर है, वो टेलर मिला या गायब हो गया? उसने पूछा। ऐसा मिला कि अब उसका कोई वली वारिस ही नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या वो ट्रेलर को छोड़कर कहीं भाग निकले हैं? उसकी आवाज तहय्युर ज्यादा थी। हाँ, जरा जहन्नुम तक टहलने गए हैं। आज काफी मुद्दत के बाद में खतरनाक सूरत हाल से दो चार हुआ था। बस ये समझ लो कि मरने से बाल बाल बचा हूँ। मेरे बचने का नतीजा इन दोनों की मौत की सूरत में निकला और मैं समंदर के किनारे बैठा ठंडी हवा खा रहा हूँ। पहलियां क्यों भिजवा रहे हो यार, साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है। उसका लहजा नाखुशगवार हो गया। वह मुझे धोखा देने के लिए टेम्पर पाउंड की तरफ मुड़े थे, वरना उनकी मंजिल कोई और ही थी। मेरी गाड़ी देखते ही उन्होंने उसे ट्रेलर से कुचलने की कोशिश की थी। इस तमहीद के साथ मैं अपनी कहानी दोहराता चला गया। वो लासिल्की मवासलाती राब्ता था जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक फरीक बोल सकता था, दूसरे को वो पैगाम खामोशी से सुनना पड़ता था। दोनों बैक वक्त बोलने की कोशिश करें तो किसी पैगाम का कोई लफ्ज दूसरी तरफ से मौसूल नहीं होता। अव्वल खान खामोशी से मेरी कहानी सुन रहा था। मैंने जो ही लाइन उसे ओवर की तो वो मुसर्रत तमेज़ लहजे बोला, आज आग के बदले पैगंबरी वाला किस्सा हुआ है। तुम इस पुरस्कार इमारत का सर्वे करने गए थे, लेकिन दरमियान में ये कंटेनर बरदार ट्रेलर आकूदा। अब सब काम छोड़कर इस ट्रेलर को गायब कर दो। ट्रक की चाबियां कहाँ हैं? मुझे चाबियों का इल्म नहीं, वो ड्राइवर के पास होंगी। लेकिन तुम क्या चाह रहे हो? शैतान की आंच जैसे इस ट्रेलर और कंटेनर को मैं कहाँ गायब कर दूंगा? मैंने हैर से कहा, बाज़ों का तुम सोचे समझे बगैर ऐसी बातें कह जाते हो जिन पर अमल करना नामुमकिन हो जाता है। मैंने एक एक लफ्ज सोच समझ कर अदा किया है। तुम इसकी कहानी सुना रहे थे और मैं मुसलसल सोच रहा था जो कुछ मैंने कहा है इस पर अमल कर गुजरो, नताइज सामने आएंगे तो तुम भी झूम उठोगे। उसे मेरी बात का बुरा माने बगैर नहायत खुशदिली के साथ कहा, ये जन्नाती ट्रेलर कहाँ गायब किया जा सकेगा? तुम क्या चाह रहे हो? बहुत सीधी सी बात, लाशों की तलाशी लेकर इनकी हर शनाख्त जाया कर दो। चाबियां अपनी तहवील में ले लो और इस ट्रक को ट्रेलर समेत वहां से निकाल लो। किसी भी मुकर्रर जगह पर मेरे आदमी तुमसे वो सब वसूल करके स्टेशन 4 ले आएंगे। अव्वल खान ने अपनी बात की वजाहत की और मैं अपनी गाड़ी कंधे पर उठाकर खाली कंटेनरों में चढ़ा दूं। चढ़ने की जरूरत नहीं, इस वक्त तुम्हारी गाड़ी गैर अहम है, तुम उसे कहीं भी पार कर सकते हो, इसे बाद में मंगवा लिया जाएगा। इस वक्त सारी अहमियत ट्रक, ट्रेलर और कंटेनर की है। शायद तुम्हारी खोपड़ी पर बर्फ जमी हुई है, तुम्हें अभी तक अंदाजा ही नहीं हो सका है कि तुमने क्या तीर मारा है।
तीर वो होता है जो किसी हदफ पर चला जाता है। अगर ये कोई अहम वाकया है तो तुम इसे तुक्का कह सकते हो। फिर तुम ट्रेलर को वहां से निकाल कर कहां पहुंचा रहे हो? अव्वल खान ने पूछा। मैंने लम्हा भर के लिए सोचा। ट्रेलर डिफेंस से निकलकर जिस रास्ते से टेम्पर पाउंड तक पहुंचा था वो इन लोगों का मामूल का रास्ता हो सकता था। मारीपुर रोड की तरफ जाने में अंदेशा था कि ट्रेलर पहचान ना लिया जाए। अगर मरने वालों का कोई शनासा इनके कैबिन में एक अजनबी चेहरे को देखता तो तशवीश में मुब्तला हो सकता था, और उसकी वो तशवीश ट्रांसपोर्टरों के इस इलाके में मेरे लिए किसी संगीन बदमजगी का सबब बन सकती थी। मैंने कहा मैं ट्रेलर को यहाँ से निकालकर बीच लग्जरी होटल के कुर्बोजवार की किसी भी सड़क पर इस तरह पार कर दूंगा कि इसे मेन रोड से ना देखा जा सके। तुम्हारे आदमियों को वहीं पहुंचना चाहिए और तुम्हारी गाड़ी के लिए टेम्पर पाउंड पहुंचना होगा। उसका लहजा ताई तलब था। मेरी गाड़ी की फिक्र मत करो, ट्रेलर तुम्हारे आदमियों के हवाले करने के बाद मैं टैक्सी से वापस आकर अपनी गाड़ी खुद ले लूंगा। ये बताओ सुल्तान शाह अभी तक वहीं है या निकल चुका है? ऑपरेटर्स पर उसकी पूरी इत्मीनान आवाज उभरी। वो लोग सखी मुराद को ले जा चुके हैं। मैं दानिस्ता अव्वल खान से उसके प्लान के बारे में मजीद सवालात नहीं किए। मैं अपने तौर पर सोचना चाह रहा था कि वो कौन सा नुक्ता था जिसे मैं फरामोश कर बैठा था, मगर अव्वल खान ने पकड़ लिया था। उससे गुफ्तगू खत्म करके मैंने इंजन स्टार्ट किया और अपनी गाड़ी मेन रोड पर लेता चला गया। मैं नहीं चाहता था कि टेम्पर पाउंड की गलियों में बार बार एक गाड़ी को देखकर लोग चौकन्ना हो जाएं। मेन रोड से उतरकर एक माकूल जगह पर अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद मैं दरवाजे मुकफ्फल किए और बज़ाहिर बेपरवाहाना अंदाज में उसी तरफ चल दिया जहां ट्रेलर मौजूद था। मैं कनखियों से गिरदोपेश का जायजा लेता हुआ मतलूबा सड़क पर पहुंचा तो वह लावारिस ट्रेलर जूं का तूं खड़ा हुआ था। मैंने अपनी पेशकदमी जारी रखी और कुर्बो जवार में मैदान साफ देखकर सुरात से उस तंग जगह में घुस गया जहां 2 ताजा लाशें मौजूद थी। भीमगन में बहुत सी खूबियां थी। इसका दुरुस्त निशाना लिया जाता तो इसका शिकार तकलीफ का कोई एहसास होने से पहले ही हैरतनाक सुरात के साथ बेजान हो जाता था। इसके इस्तेमाल का दूसरा कमाल ये था कि वजूद में आने वाली लाश मसख होती थी, न खून से आलूदा होती थी। मैंने किसी दाग धब्बे की परवाह किए बगैर बारी बारी इन दोनों की जेबों की तलाशी लेकर सब कुछ अपनी तहवील में ले लिया। कागजात, लाइसेंस, नकदी, 2 फाहिश तस्वीर और ट्रक की चाबियों के साथ मजीद एक रिवाल्वर मेरे कब्जे में आया। मैंने वो सारी चीजें इस शॉपिंग बैग में डाल दी जिसमें फरजंद अली का ड्राइविंग लाइसेंस था। इसी से ये मालूम हुआ कि फरजंद अली ड्राइवर और दूसरा इस ट्रेलर का क्लीनर था। इस काम से फारिग होकर मैं खुली सड़क पर निकला। मेरा हुलिया रवायती ड्राइवरों से बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन इस वक्त वहां से गुजरने वाले इक्का दुक्का अफराद को मेरी तरफ तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं धड़कते हुए दिल के साथ ट्रक की ड्राइविंग सीट पर विराजमान हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में आम ट्रकों समेत भांत भांत की गाड़ियां चलाई थी, लेकिन 40 फुट लंबे ट्रेलर को खींचने वाले ट्रक के कैबिन में बैठने का एहसास ही बहुत मुख्तलिफ था। इस ट्रक की ड्राइविंग सीट आम ट्रकों से कहीं ज्यादा बुलंद और शाहाना थी। निश्चित संभालने के बाद मैंने दोनों दरवाजों पर लगे हुए बड़े बड़े अकब नुमा आयनों को अपने हिसाब से दुरुस्त किया और इंजन के हीटर ऑन करने के मुकर्रर वक्फे के बाद इंजन स्टार्ट कर दिया। बज़ाहिर वो बहुत लंबी और मुश्किल गाड़ी थी, लेकिन उसके कंट्रोल आम गाड़ियों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थे। मेरी असल दुश्वारी सिर्फ एक थी कि इस वक्त ट्रक का रुख समंदर की तरफ था। ट्रक को यू टर्न देने के लिए इस ट्रक की चौड़ाई नाकाफी थी। मुझे इसको चौराहे तक रिवर्स करके मुखालिफ समत में मोड़ना था। किसी मददगार के बगैर इस इफरीत को पूरे एतमाद से रिवर्स करना आसान नहीं था। मैं चौराहे तक ट्रेलर को आहिस्ता आहिस्ता पीछे ले गया, लेकिन इसे 90 दर्जे के जाविये पर दाहिनी सड़क पर मोड़ने का मरहला आते ही ट्रेलर ने किसी ऊंट की तरह अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। 2 नाकाम कोशिशों के बाद मुझे अंदाजा हो सका कि ट्रक के स्टीयरिंग व्हील और ट्रेलर में कैसा नाजुक रिश्ता कायम होता है। तीसरी बार मैं ट्रक को सीधा करने के बाद रिवर्स करने लगा तो एक पेशावर क्लीनर खुद ब खुद ट्रेलर के आखिरी सिरे के पीछे पहुंचकर मुझे इशारे देने लगा। अक्कब नुमाइने में उस शख्स के इशारों को देखते हुए मैंने ट्रेलर को आहिस्ता आहिस्ता मतलूबा समत में मोड़ लिया और फिर इशारे से अपने मददगार का शुक्रिया अदा करते हुए ट्रेलर को मेन रोड के रुख पर डाल दिया। मेन रोड पर एक मरतबा फिर मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मशक और तजर्बे के बगैर इतनी बड़ी गाड़ी को सड़क पर लाना आसान काम नहीं था। ट्रेलर को छोटे मुहित में घुमाने की कोशिश में ट्रेलर के अकबी पहिए दरमियानी पट्टी या किसी और रुकावट पर चढ़कर ट्रेलर को उलटने का सबब बन सकते थे। मेरे मोड़ काटने के दौरान में बंदरगाह से शहर जाने वाले रास्ते पर मुतअद्दिद गाड़ियां रुक गई थीं। मैंने बहुत सुस्त रफ्तारी और एहतियात के साथ ट्रेलर को सड़क पर डालकर सीधा किया और इस इलाके से निकलकर शहर की तरफ रवाना हो गया। मेरा सफर ज्यादा तवील नहीं था, लेकिन ना तजुर्बेकारी की वजह से मुझे वो फासला बहुत तवील महसूस हो रहा था। सड़क पर सफर करते हुए मुझे ये ख्याल भी आया कि कहीं ट्रैफिक पुलिस का हमला क्लीनर के बगैर वो ट्रेलर सड़क पर निकालने के जुर्म में मुझे ना रोक ले। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि आमदनी के लिहाज से नहायत जरखेज साबित होने वाला वो रास्ता इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की तवज्जो से यकसर महरूम था। मैं आसानी और एतमाद के साथ पुल अबूर करके मौलवी तमीजुद्दीन खान रोड पर उतर गया। एक लंबे चौड़े ट्रेलर का अगवा मेरे लिए एक अनोखा तजुर्बा था। मैंने वो ट्रेलर बीच लग्जरी होटल से पहले ही एक गली में रोक दिया। वहां 2 रोया रहायशी बंगले थे। ट्रेलर के ड्राइविंग कैबिन की निशिस्त इतनी बुलंद थी कि मैं इस पर बैठे बैठे कई मकानात के अहातों से अंदर का जायजा ले सकता था। ट्रेलर के अगवा की परेशानी दूर होते ही मेरा जहन अव्वल खान के मंसूबे में उलझ गया। वो इस मसरूका ट्रक को ट्रेलर से
कौन सा अहम काम लेना चाहता था? यह सवाल एक खलिश बनकर मेरे ज़हन में अटक गया था। मैंने सवाल का जवाब तलाश करते हुए एक सिगरेट सुलगाई और आराम से ट्रक के कुशादा कैबिन की नशिस्त थी पर नीम दराज हो गया। काफी देर तक मेरे ज़हन में मुतअद्दिद बेसुरपा ख्याल आते रहे और तजिए के बाद मेरा ज़हन इनको खुद ही मुस्तरद करता रहा और फिर अचानक ही एक नया ख्याल मेरे ज़हन में उभरा जो करीर कयास मालूम होता था। इस वक्त तक हमें रास अल मेंढा की कमीनगाह के अंदरूनी मामलात के बारे में कोई आम बात मालूम नहीं हो सकी थी। सखी मुराद के बयान से इतना जरूर मालूम हो चुका था कि इस इमारत के दाखिली रास्तों की निगरानी हिसास इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए की जाती थी। इनसे बचकर कोई अजनबी इस कले में दाखिल नहीं हो सकता था। इस इमारत में बज़ाहिर ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जिसे इस्तेमाल करके हम लोग अंदर रसाई हासिल कर सकते। एक तरफ वो हकायक थे और दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत थी कि मसरूका ट्रेलर का इस इमारत से गहरा ताल्लुक था। मैंने उसे अपनी आंखों से इसी इमारत से बरामद होते हुए देखा था। अब अगर हमारा कोई आदमी वो ट्रेलर लेकर दोबारा इस इमारत के बंद दरवाजों के सामने पहुंच जाता तो इस इमारत के नादीदा निगहबान ट्रेलर को वहां देखकर सख्त हैरान और तशवीश में मुब्तला हो सकते थे। इनकी ये तशवीश इस वक्त दो चंद हो जाती जब इन्हें ट्रक में शनासा चेहरों की बजाय अजनबी चेहरे नजर आते। इन लोगों में अपनी चार दीवारी से बाहर आने का ज्यादा रवाज नहीं नजर आता था। अपने भेजे हुए ट्रेलर या कंटेनर के बारे में मजीद और तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए इन्हें इसको अंदर बुलाना पड़ता। इस तरह इमारत में दाखिले की एक सहल सूरत पैदा हो सकती थी। ये दूसरी बात थी कि अंदर पहुंचने के बाद ट्रेलर ले जाने वालों को बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ता और इनकी गुलू खुलासी की हर राह मसदूद होकर रह जाती। इसके सद्देबाब के लिए ट्रेलर पर एक खाली कंटेनर मौजूद था। इसमें एसटीएफ के मुसल्लह अफराद की भारी नफरी आसानी से समा सकती थी। वो सब तरबियत याफ्ता जंगजू अफराद थे। अगर इनकी एक टोली ट्रेलर के अंदर पहुंचते ही सुराज से बाहर कूदकर वहां खौफो हरास फैला देती और हिफाजत पर मामूर अमले को बेबस कर लेती तो दुनिया की कोई ताकत इन लोगों को इमारत में दाखिले और तसर्रुफ से नहीं रोक सकती थी। ऐसी सूरत में अंदर खूनरेजी के होने या ना होने का इनिसार अंदर वालों के रवैये पर होता। मुझे यकीन था कि रास अल मेंढा के इस ठिकाने पर भारी मुसल्लह नफरी मौजूद होगी और वो लोग हर कीमत पर हमला आवरों को हलाक करने की कोशिश करेंगे। वो मंसूबा बहुत खूनरेज और भयानक साबित हो सकता था, लेकिन इस वक्त मुझे वही करीने कयास मालूम हो रहा था। अव्वल खान अपने दिमाग में कोई और तरकीब लिए बैठा था तो वो मेरी दस्तर से बाहर थी। हम लोग रास अल मेंढा की कमीनगाह पर धावा बोलने की तैयारियों के इब्तदाई मराहिल में थे और मैं इसका जायजा लेकर काम की इब्तदा के इरादे से इस तरफ गया था। वहां इत्तफाकन वो कंटेनर बरदार ट्रेलर नजर आ गया। बज़ाहिर वो एक ज़िम्नी वाक़या था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि आने वाले वक्त में अव्वल खान इस ट्रेलर से अहम काम लेने का फैसला कर चुका था। स्टेशन 4 सोराब गोट से भी आगे शहर का एक सिरा था तो बीच लग्जरी होटल साहिल समंदर पर शहर का तकरीबन आखिरी सिरा था। इन दोनों के दरमियान तवील फासला था और दिन के औकात में शहर के सारे ही रास्ते पुरहुजूम ट्रैफिक में घिरे हुए होते हैं। साफ जाहिर था कि अव्वल खान के आदमियों को मुझ तक पहुंचने में वक्त लगता, लेकिन मैं इन तन्हाई और इंतजार से जल्दी उकताहट महसूस करने लगा। मेरी जेब में अव्वल खान का ऑपरेटर्स मौजूद था। मैंने फौरन उसे भी अपनी बोरियत में शरीक करने का फैसला कर लिया। मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारे आदमियों के इंतजार में मक्खियां मार रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ट्रक को मुकफ्फिल करके चाबियां डीजल की टंकी पर छुपा दूं। तुम्हारे आदमी वहां से चाबियां हासिल कर लेंगे। सिलसिला मिल जाने पर मैंने बराह रास्त अपनी बात शुरू कर दी। इस तरह मैं बोरियों से बच जाऊंगा। मेरे शिकवे पर उसने सरजंश के अंदाज में कहा, डैनी खुदा का खौफ करो, अभी तो हमारी आखिरी गुफ्तगू को भी 1 घंटा नहीं हुआ। मेरे 2 आदमी मोटरसाइकिल पर इस वक्त निकल गए थे, बस वो किसी भी वक्त पहुंचने वाले होंगे। थोड़ी देर और इंतजार कर लो, मैं शाम को दफ्तर से निमट कर तुम्हारे घर आऊंगा। तुम अपने आदमियों को कंटेनर में छुपाकर रास अल मेंढा के ठिकाने में ले जाने का मंसूबा बना रहे हो। वो खुश होकर बोला, खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी खोपड़ी पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है। मेहरान तक इतनी आसान और सादा सी तरकीब तुम जैसे आदमी के जहन में क्यों नहीं आ सकी? एक निहत्ता आदमी 2 मुसल्लह शिकारियों के नरगे में आया हुआ हो तो सब कुछ भूल जाता है। मेरी ये बात याद रखना कि ट्रक चलाने वाला शायद मुश्किल ही से बच सकेगा। खतरा भांपते ही वो लोग इसे उड़ा देंगे। मैंने एक मुबहम सा खाका बनाया, अब इसके रंग मुकम्मल करने में तुम भी मेरी मदद करोगे। इस इमारत का जायजा लेने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल मैं खुद भी खाली ज़हन हूँ। किसी ख्याल के तहत उसकी चौंकी हुई आवाज उभरी, तुमने इन दोनों की जेबें तो खाली कर दी थी ना, इस बारे में तुम इतने ज्यादा फिक्रमंद क्यों हो? वैसे मैं तुम्हारी हदायत पर अमल कर चुका हूँ। इनकी जेबों से बरामद होने वाली सारी चीजें एक शॉपिंग बैग में इसी ट्रक के कैबिन में मौजूद है। गुड, उसकी सताइशी आवाज उभरी। अपने मंसूबे पर अमल दरामद के लिए यह बहुत जरूरी था। लाशों की शिनाख्त न होने से रास अल मेंढा के साथियों को इनके या ट्रेलर के अंजाम का इल्म नहीं हो सकेगा। वो लोग अचानक ही ट्रेलर को अपने दरवाजे पर देखकर हवास भागता हो जाएंगे और कोई सही फैसला नहीं कर सकेंगे। शायद तुम्हारे आदमी यहाँ पहुंचे हैं। मैंने ट्रक के करीब एक मोटरसाइकिल रुकने की आवाज सुनकर कहा, अब तुम अपनी गाड़ी लेकर सीधे घर ही जाओगे। उसने सवाल किया, पहले डिफेंस वाले मकान का जायजा लूंगा, मेरा असल काम अभी तक अधूरा है। वीरा तुम्हारे लिए 2 मरतबा फोन कर चुकी है, वो जानना चाहती है कि तुम कहाँ हो और क्या करते फिर रहे हो। मैं उसे देख लूंगा, ओवर एंड ऑल है। मैंने ऑपरेटर साफ करके जेब में डाला और ट्रक के कैबिन से नीचे कूद गया। वो दोनों मोटरसाइकिल का इंजन बंद करके मेरा इंतजार कर रहे थे। इनमें से एक चेहरा मेरा शनासा था। मैंने सर की जुम्बश से इसके सलाम का जवाब देते हुए पूछा, तुम 2 ही आए हो तो इस मोटरसाइकिल का क्या बनेगा? 2 आदमी तो सिर्फ ट्रेलर पर दरकार होंगे, मोटरसाइकिल हम कंटेनर में चढ़ा देंगे। संजीदगी से जवाब दिया क्या। वो स्पेशल टास्क फोर्स के मुलाजमीन थे। इनमें से हर फर्द हर वक्त अपनी बसात से बढ़कर काम का बोझ उठाने के लिए तैयार रहता था।
वही अगर हम सरकारी मुलाजम होते तो मोटरसाइकिल को ऊंचे कंटेनर पर चढ़ाना दरकिनार, उसे कुछ दूर तक धकेलने के नाम पर भी नाक मुंह चढ़ाने लगते। मैंने दिल ही दिल में उनकी लगन का एतराफ करते हुए ट्रक की चाबियां दी और अलविदाई अंदाज में हाथ लहराकर एक तरफ चल दिया। होटल से मेन रोड की तरफ आने वाली सड़क पर मुझे फौरन ही खाली टैक्सी मिल गई। टैक्सी ड्राइवर ने बंदरगाह की तरफ जाने से इनकार किया, लेकिन मीटर से 10 रुपए जायद की पेशकश पर फौरन रजामंद हो गया। थोड़ी देर बाद मैं अपनी गाड़ी में वापसी का सफर तय कर रहा था। शाम की चाय पर हम चारों यकजा थे। मैंने अपनी कथा सुना चुका था। सुल्तान शाह की कहानी बस इतनी थी कि वो सखी मुराद को अव्वल खान के 2 आदमियों समेत नाथरा के मकान के तहखाने में छोड़ आया था। मकान बिल्कुल उसी हालत में था जिस हालत में हमने उसे छोड़ा था। बातियों नजर में वहां किसी चोरी चकारी के आसार नहीं थे। वीरा की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पूरी तरह बहाल हो चुकी थी। उसके चेहरे का वर्म वगैरह दूर हो चुका था। नील और सूजन गायब होने के बाद उसके चेहरे का पुराना निखार वापस लौट आया था। वो इस बात पर बहुत ज्यादा बरहम थी कि उसके ठीक हो जाने के बावजूद हमने उसे अज़्व मत्तल बुलाकर घर में माबूस किया हुआ था। इस वक्त भी वीरा चिड़चिड़े लहजे में यही कह रही थी, अगर मैं भी तुम दोनों के साथ अव्वल खान के दफ्तर चली जाती तो कौन सी क़यामत आ जाती। मैं घर में बंद रहकर खुद को बीमार महसूस करने लगी हूँ। कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं। सुल्तान शाह खास तौर पर किसी से मुखातिब हुए बगैर बुड़बुड़ाने लगा। जब औरतें घरों से निकलकर बाजारों में अपने जलवे दिखाने पर कमर बस्ता हो जाएं और मर्द काट के उल्लू की तरह अपने दुम हिलाते रहें तो कयामत किसी भी लम्हे आ सकती है। बकवास मत करो। वो सुल्तान शाह पर बरस पड़ी। ये वाज तुम खसाला को सुना सकते हो, मुझे नहीं। मैं एक आजाद ख्याल मगरबी लड़की हूँ। मैं घर में बंद नहीं रह सकती। तुम खुद को समझते क्या हो? माशाअल्लाह। सुल्तान शाह इस्तजाइया हंसी के साथ बोला, मगरबी और फिर वो भी लड़की। मैंने तो सुना है कि 25 बरस से उम्र एक दिन भी ऊपर हो जाए तो लड़की औरत कहलाने लगती है। यहाँ 40 बरस की उम्र की मगरबी लड़की देखने में आ रही है। शायद ये भी कुर्बे कयामत ही की निशानी है। सुल्तान शाह की सुलगा देने वाले तबसरे पर वीरा आपे से बाहर होगी। वो दांत पीसते हुए उठी और उसने दोनों हाथों से सुल्तान शाह का गिरेबान पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें 40 बरस की लगती हूँ तो जानवरों के किसी डॉक्टर से अपनी आंखों का इलाज करवाओ। सब्जा खाकर तुम्हारी बिनाई तेज हो जाएगी। मेरी उम्र सिर्फ 22 बरस है। यह और बात है कि तुम जैसे मर्दों में रहकर मैंने इतनी उम्र में इतना कुछ सीख लिया है जो तुम जैसे कोड़ मग 100 बरस की उम्र पाकर भी नहीं सीख सकते। समझ गए? समझ गया। सुल्तान शाह ने बेबसी से कहा, लेकिन ये गुंडागर्दी क्यों दिखा रही हो? बैठकर बात करो ना। हाथापाई करने से उम्रें आदि जाहिर होने लगी तो दुनिया भर के गुंडे हमेशा जवान नजर आएंगे। तुम आराम से बैठो और इसे बोलने दो। मैंने वीरा से कहा, इसकी जुबान में खारिश है। ये जब तक तुम्हारी बीमारी के दिनों का कोटा पूरा नहीं करेगा ऐसी ऊट पटांग बातें करता ही रहेगा। वीरा एक झटके से उसका गिरेबान छोड़कर पलटी तो सुल्तान शाह ढटाई के साथ अपने गिरेबान पर आई और शिकने दूर करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, जब से तुमने हमारे साथ यकजहती का ऐलान किया था और अपनी कौमियत तक को ठुकरा दिया था मैं तुम्हें गजाला की तरह समझने लगा था, मगर आज पता चला कि तुम गजाला से मुख्तलिफ हो और मैं अपने वाज तुमको नहीं सुना सकता। डैनी को तुम्हारे कोलफिल का ये तजाद भी नजर नहीं आता, मगर मेरी हर बात ऊट पटांग नजर आती है। पता नहीं तुमने इसे क्या घोल कर पिलाया है कि इसे तुम्हारी खामियां भी खूबियां बनकर नजर आती हैं। सुल्तान शाह ने मकारी से काम लेकर मुझे भी इस झगड़े में मुलविस करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कुछ कहे बगैर बेनियाजी से सिगरेट नोशी में मसरूफ रहा। वीरा ने एक नजर मेरी तरफ देखा, फिर फट पड़ी। मेरी जिंदगी तुम लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। मैं गजाला को खुद बता चुकी हूँ कि मेरे बाप ने डान मरसियानों का रूप धार कर मुझे रूम के अयाश उमरा के महल्लों में माफलों में किसी तरह परवान चढ़ाया था। उसकी वो तरबियत मेरी सरिश्त में शामिल हो चुकी है। मेरी चंद अल्फाज मेरी इस फितरत को तब्दील नहीं कर सकते। तुम लोगों से यकजहती का यह मतलब नहीं कि मैंने अपनी फितरत बदल दी है या आज़ादी बेच दी है। मैं जो हूँ और जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, मगर अमेरिका के जहन्नुम में जाने के बजाय तुम लोगों में रहूंगी। मैं मजहब की ज्यादा कायल नहीं हूँ, मगर फिर भी मैंने अपना मजहब नहीं बदला है। मुसलमान नहीं हुई। तुम अपनी इस्लामी तालीमात गजाला को शौक से सुनाओ, मुझसे तवक्का कभी न रखना कि मैं अपनी आज़ादी को तज कर घर की बंद दीवारों में कैद रहूंगी। मेरी ये बातें बुरी लगती हैं तो एक बार बता दो, मुझे शहर में बतेरे ठिकाने मिल जाएंगे। खूब। सुल्तान शाह इस बार भी खामोश नहीं रह सका और हैरत अमीज संजीदगी से बोला, मुझे जानकर अचंबा हुआ कि तुम जज्बाती भी हो सकती हो। 22 बरस की आजाद ख्याल और गैर मुस्लिम दुशीजा, मैं अपने कहे पर नादिम हूँ और तुम्हारी इतला के लिए सिर्फ इतना और अर्ज करना चाहता हूँ कि शहर में तुम्हें बतेरे ठिकाने जरूर मिल जाएंगे, लेकिन वहां हर मर्द के नफ्स में तुम्हें डान मरसियानों का एक चेला नजर आएगा। हम लोगों जैसे शरीफ और मस्कीन साथी कहीं नहीं मिल सकेंगे। मैं सब्जी के बजाय सब्जी खाकर अपनी बिनाई तेज करने की कोशिश जरूर करूंगा ताकि मुझे तुम्हारी सही उम्र नजर आती रहे। अगर मुझसे कभी भूल चूक हो जाए तो इसे अपने दिल पर ना लिया करो। सुल्तान शाह वो मुआजरत करते हुए गैर इरादी तौर पर ऐसे बुरे बुरे मुंह बना रहा था जैसे अपनी मर्जी के खिलाफ कोई कड़वी दवा निकल रहा हो। वीरा उसे घूरती रही। मुझे उसके भिंचे हुए होंठों और चमकती हुई आंखों से अंदाजा हो रहा था कि वो अपनी बेसाख्ता हंसी को रोकने की सरतोड़ कोशिश कर रही थी, लेकिन जब सुल्तान शाह ने अपनी बिनाई तेज करने का जिक्र किया तो गजाला हंस पड़ी। उसी के साथ वीरा की भी हंसी छूट गई। तो तुम पक्के सुवर हो, वह हंसी के दौरान बदिक्कत तमाम बोली। पक्के तो बड़े भाई हैं। सुल्तान शाह ने मेरी तरफ इशारा करके बरजस्ता कहा, मैं भी कच्चा हूँ। बज़ाहिर मजाक में होने वाली वो तुरुश जो मानी और कदरे दोस्ताना गुफ्तगू मेरी दानिश में बहुत दूर रस असरात की हामिल थी।
अगर इसे जहन में महफूज कर लिया जाता तो हम लोग मुस्तकबिल में एक दूसरे की दिल आजारी का सबब बने बगैर मुकम्मल इफ़हाम व तफहीम के साथ अपना वक्त गुजार सकते थे। दोनों औरतों का हंसी का दौरा खत्म हुआ तो गजाला ने मुझे बताया कि सलमा अपने हाथों बेहोश होने वाले आदमी का अंजाम जानने के लिए सख्त बेचैन थी और इसी चक्कर में मेरी गैर हाजिरी में 2 मरतबा फोन भी कर चुकी थी। इसका अंजाम मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। मैंने शाने उचकाकर गजाला से कहा, सलमा ने हौसले और हजरत मागी से काम लेकर वलीदाद को बेहोश न किया होता तो आज की रुदाद बहुत मुख्तलिफ और मायूस कुन होती और हम पूरे शहर में जहांगीर को तलाश करते फिर रहे होते। इसका तीसरा फोन किसी भी लम्हे आ सकता है। गजाला ने तंबीही लहजे में कहा और यही हुआ। उसकी बात पूरी होते ही फोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से सलमा मेरे ही बारे में पूछ रही थी। लम्हा भर के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उसे अपनी आवाज सुनाए बगैर रिसीवर किसी और को दे दूं, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैं इस तरीके से सलमा को ज्यादा देर तक नहीं टाल सकता था।